आज की कहानी की शुरुआत होती है एक फुटेज को दिखाते हुए जिसमें कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था। बात हो रही है एक ओसाका शार्क की, जो और शार्क की तरह सिर्फ आकार में बड़ी और खतरनाक नहीं होती, बल्कि इनका दिमाग किसी इंसानी दिमाग से कम नहीं होता। ये समझदार होती है और दूसरों की बातों को अच्छे से समझती हैं और काफ़ी मिलनसार भी होती हैं। थाईलैंड में स्थित एक वर्ल्ड ऑफ ओसाका करके पार्क है, जहाँ के टैंक में सीटो नाम की ओसाका पिछले 15 सालों से रहती हुई आ रही है और सबको खुश कर रही है। परंतु पिछले महीने जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ के स्टाफ ने उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया, तो वो काफ़ी चुपचाप रहने लगी। दो कलीग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे कुछ दिनों से सीटो का बर्ताव काफ़ी बदल चुका है। वो पानी के ऊपर नहीं आती तो जेनी नाम की स्टाफ अपने साथी से कहती है उसे कुछ वक्त किसी के सहारे की जरूरत है। दिन भर वो लोगों से घिरी रहती है, उसे चाहिए कि कोई उससे बात करे। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो चली गई और जेनी टैंक के पास गई और उसे उसके नाम से पुकारने लगी, पर यह देखकर लग रहा है कि आज भी उसका मन ऊपर आने का नहीं है। जेनी मन बना कर आई थी कि वो उसे बात करे बिना नहीं जाएगी। वो पानी में गई और धीरे धीरे करके उसे पुकारने लगी। तभी अचानक से हमें सीटो की टेल दिखी, पर कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है और इस चीज को जेनी भी जल्दी भांप लेती है। ऐसा तो पहले कभी सीटो ने नहीं किया। वो अभी जिस तरह से उसके आसपास घूम रही है, ये ओसाका तभी करती है जब उसे शिकार करना होता है। जेनी की सांसें इससे पहले कि ऊपर नीचे होने लगे, उसके दिल की धड़कनों को हमेशा के लिए उसने बंद कर दिया। जी हाँ, वो उसके मुंह में दबाकर उसे गहराई में ले गई। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है कैफे पर। रात काफी हो चुकी है, इसीलिए कैफे की साफ सफाई करने के बाद अब मैडी, जो कि वहां काम करती है, वो उसे बंद करने वाली है। तभी अचानक से कोई उसे पीछे से आ गया, जो देखकर वो डर गई। दरअसल ये चैट था, उसका पुराना दोस्त, जो अभी ग्रेजुएशन पार्टी से लौटा है। दोनों काफी गप्पे लगाते हैं। इस दौरान मैडी उसे उसकी दोस्त ट्रैशी के बारे में पूछती है, तो वो बोला कि उसे तो बीच रास्ते में उल्टियां आने लगी, इसीलिए मैंने उसे घर छोड़ दिया। मैं भी घर जाने वाला हूँ, लेकिन मेरा यहाँ आना बेहद जरूरी था। बातचीत के दौरान मैडी उसे बताती है वो भी अगले साल ग्रेजुएट हो जाएगी, उसके बाद एक बड़ी म्यूजिशियन बनेगी, जो कि उसका सपना है। ये सुन चैट काफी खुश हुआ और मौके पर उसे एक नेकलेस तोहफे पर देता है, जो देख वो बहुत भावुक हो गई। लेकिन चैट तो कुछ और प्लान बना के यहाँ पर आया था। वो उसे थाईलैंड साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ उसे सीटो नाम की शार्क को अपनी नजरों से देखना है, क्योंकि उसके बारे में उसने काफी सुना है। अब वो उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी कर रहा है। चैट मान गई। लोगों दोस्तों, तभी एक घटना हो गई। कुछ रॉबर्स कैफे में इन्हें अकेला पाकर बंदूक लेकर घुस जाते हैं। चैट बहुत ही ज्यादा डर गई। इतने में वो अपना सब कुछ उन्हें देने को तैयार हो गई, पर उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे और उसके गले में पहना वो नेकलेस, जो अभी कुछ देर पहले ही चैट ने उसे तोहफे में दिया था। उसने सब कुछ दे दिया। तभी चैट ने रॉबर पर हमला कर दिया। इसे गोली चल गई, जो मैडी के कान से होकर गुजर गई। इससे वो वहीं अपने कान को पकड़कर बैठ गई। इससे चैट और ज्यादा गुस्सा आ गया, तो वो उसके कंधे पर शूट कर देता है। घायल होने के कारण वो लोग वहां से भाग गए, पर उस नेकलेस को वहीं छोड़ दिया, जिसे उठाकर वो मैडी को दे देता है और एक मुस्कान के साथ उसे वापस वो ले भी लेती है। लेकिन इनकी कहानी यहाँ तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि तभी वो रॉबर वापस आते हैं और इस बारी कार से और चैट को उड़ा कर ले गए। ये सब कुछ मैडी की आंखों के सामने हुआ, जिससे वो पूरी तरह से दहल जाती है। अब 4 साल बीत चुके हैं। अभी उस रात के जख्म ताजे हैं उसके जहन में। ना ही वो उस समय को भूली है और ना ही चैट को। हम देख पाते हैं कि उसने अपने कानों में एक डिवाइस लगाया, जिसका मतलब है कि उसे अब सही से सुनाई नहीं देता। इतने में गेट पर कोई आ गया। जब दरवाजा खुला तो उस पार ट्रैशी खड़ी थी। जी हाँ, वही ट्रैशी जो पहले चैट की काफी अच्छी दोस्त थी, और उसी के जरिए वो मैडी की भी अच्छी दोस्त बन गई। उसके जाने के बाद दोनों एक अच्छा समय साथ बिताते हैं, क्योंकि चैट हमेशा यही चाहता था। उसके आते ही माहौल एकदम चहल पहल हो जाता है। मैडी को भी हम हंसते हुए देखते हैं। दरअसल ट्रैशी थाईलैंड जा रही है, अकेले नहीं बल्कि मैडी को लेकर, लेकिन उसे तो काम पर जाना है, ऐसा वो कहती है। लेकिन ट्रैशी ने पूरा प्लान बना लिया। यहाँ तो बस उसका पासपोर्ट लेने के लिए आई है, इसीलिए मैडी को मजबूरन काम से थोड़ी दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। अब दोनों ही जल्दी से पैकिंग करते हैं। उसी दौरान कुछ पुरानी तस्वीरें मैडी के हाथों पर आ गई, जिसे देखते ही वो उसी दौर में चली गई जब वो चैट के साथ खुश थी, उसके साथ जिंदगी के आनंद ले रही थी। लेकिन फिर अचानक एक रात हुई और फिर कभी उजाला नहीं हुआ। ट्रैची समझ गई उसे क्या हुआ है, इसीलिए उसने उसे समझाया, अब जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसकी ये बातें मैडी को समझ में आ गई, इसीलिए उसने आगे चलने का फैसला किया। जो बीत गया उसे भुलाने का फैसला किया। अब जब कैमरा घूमा तो हमने दोनों को थाईलैंड में मजे करते देखा। दोनों ही आराम से अपने समय को एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए मैडी ट्रैशी का शुक्रिया करती है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये ट्रिप मुमकिन हो पाई है। ट्रैशी ने उसे कहा कि वो बस उसे खुश देखना चाहती है, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी खराब ना करे।
कहानी आगे बढ़ती है। हमने देखा दोनों ही एक दोस्त के स्टॉल पर रुके हैं जहाँ कुछ वेल मिल रही है, जिसमें एक वेल अपने एक बच्चे को लेकर भी थी जिसे सब यहाँ पर सीटो कहकर पुकारते हैं। आप तो जानते ही होंगे उसे। खैर, तो अब यहाँ ट्रैशी बताती है उसने कल की टिकट कराई है एक पार्क की जहाँ वो सीटो नाम की वेल से मिलेगी जो इस पूरे थाईलैंड में सबसे मशहूर है। अब ये चीज मैडी ने सुनी तो उसका पूरा रंग उड़ गया। इस चीज से उसे कुछ पुराने तार जुड़े हैं और ऊपर से उसने सीटो के बारे में पढ़ा है कि कैसे मैनेजमेंट वालों ने उसे उसके बच्चों से अलग कर दिया और उन्हें ऐसा लगता है कि अपने बच्चे के साथ वो रहेगी तो परफॉर्म नहीं कर पाएगी और वो पैसे नहीं कमा पाएंगे। ट्रैशी को ये सब कुछ नहीं पता था। उसने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी और उससे कहा कि वो ऐसा किसी पार्क की टिकट नहीं खरीदेगी। अब ये प्लान कैंसिल होने के बाद ट्रैशी ने कहा कि हमें कुछ और सोचना होगा। हम इस ट्रिप को ऐसे होटल में बैठे वेस्ट तो नहीं कर सकते। अब बीच रास्ते में उन्हें याद आया क्यों ना हम पैडलिंग सीखें। इस चीज के लिए मैडी भी तैयार थी क्योंकि वो काफी समय इस बारे में सोच रही थी। इसीलिए वो जॉर्ज नाम के लड़के के पास गए जो वहीं अपनी स्टॉल लगाकर बैठा था। वो पैडलिंग सिखाता है पर उसी के पास थे ओसाका वर्ल्ड पार्क के दो पास जो वो किसी को बेचना नहीं चाहता, पर क्या करे, उसकी मजबूरी है। दरअसल वो इन दोनों के सामने उन पार्क मैनेजमेंट के लिए अपनी नफरत बयां करता है। कैसे वो पिछले 15 सालों से उस मासूम सी शार्क को कैद करके रखी है और पिछले साल उन्होंने जो हरकत की उससे तो मेरा खून खौल गया। मैं नहीं चाहता कोई भी उसे टिकट लेकर देखे ताकि वो मैनेजमेंट वाले पैसे कमा सके। इतना कहकर वो इन दोनों के सामने उस कार्ड को फाड़ देता है। कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें आज रात फ्री में सीटों को दिखा सकता हूँ। उन दोनों को ये चीज काफी एक्साइटेड लगती है। फिलहाल अभी रात होने में काफी समय बाकी था तो तब तक ये तीनों ही खूब मस्ती करते हैं। ट्रैशी और जॉर्ज काफी करीब भी आ जाते हैं पर मैडी अपनी धुन में मस्ती। पार्टी खत्म हो जाने के बाद जॉर्ज आकर कहता है समय हो गया है, चलो चलते हैं। वो इन्हें खुफिया रास्ते से अंदर लेकर जाता है जहां चारों ओर गंदगी पड़ी थी। ये रास्ता उन्हें सीटों के पास लेकर जाता है और वो खुद ट्रैशी को लेकर बाहर चला गया, जिसका मतलब था कि मैडी वहां अकेले है। जिसने ग्लास के उस पार सीटों को देखा और उसे हाय भी कहा, लेकिन तभी ट्रैशी उसे पुकारने लगी और जैसे ही फिर दोबारा वो इस ओर मुड़ी उसने देखा कि ग्लास में एक लाश तैर रही है जिसका सर नहीं है। ये मंजर उसे इतना ज्यादा डरा देता है वो फौरन भागकर बाहर आई, अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उसने टैंक में एक लाश देखी है, पर वो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन अब इन्हें गार्ड ने देख लिया और ये फौरन वहां से भाग जाते हैं। इधर गार्ड को पता चल चुका है कि असल में टैंक में एक लाश है। वो फौरन मैनेजमेंट को खबर देता है। सीटों ने क्लीनर को खा लिया है, उसकी लाश अभी भी टैंक में तैर रही है। अगले दिन तीनों की आंखें खुली तो समुद्र किनारे थे। तो ट्रैशी ने मैडी को नींद से जगाया और बताया कि जॉर्ज ने हमारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, जल्दी उठो, हमें चलना होगा। दरअसल जॉर्ज इन्हें एक बड़ी ही खूबसूरत से टापू पर लेकर जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस जगह की खूबसूरती को देखकर मैडी अचंभित हो जाती है और जॉर्ज से पूछती है क्या यहाँ कोई आता नहीं है। वो कहता है कि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह श्रापित है या पिछले कुछ सालों में काफी हादसे हुए हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि जगहों का एक्सीडेंट में कोई दोष नहीं होता। हादसे तो लोगों की गलतियों से होते हैं। तुम अब इतना मत सोचो, चिल करो। बाकी मैं तुम्हारी दोस्त को जरा पानी की सैर करवा के आता हूँ। मैडिया पानी के बीच में आराम से फ्लोटिंग ट्यूब में लेटकर सनबीम के मजे ले रही है। वहीं वो दोनों भी जेट स्काई पर मजे कर रहे हैं। लेकिन तभी दोस्तों उनकी जेट स्काई किसी अज्ञात चीज से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि ये लोग पानी में गिर पड़े। कुछ देर तक तो ट्रैशी पानी से बाहर ही नहीं आती और ये देखकर मैडी का दिल जोर जोर धड़कने लगता है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। कुछ ही समय के बाद वो ऊपर पानी के साथ आ गई। जॉर्ज इन्हें वहां ट्यूब पर रहने को कहकर खुद उस जेट स्काई को लेने चला गया, लेकिन तभी एक विशाल वेल उसे टक्कर मार देती है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। इस चीज से ये लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ होगा इन्हें अंदाजा नहीं था। अब जॉर्ज घबरा कर फौरन वापस से इनकी तरफ आने लगता है, लेकिन आज उसकी तकदीर में कुछ और लिखा था। उसने जैसे ही इनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया उसी समय उसका हाथ हमेशा के लिए पानी में समा गया। सिर्फ रह गया उसका लाल खून जो ऊपर पानी में तैरता रह गया। ये मंजर शरीर को हिला देने वाला था जो देख वो दोनों तो कांप गई। ट्रैशी तो ये तक पूछने लगी कि अब हम लोग भी मर जाएंगे। इतनी दर्दनाक मौत उसे नहीं मरनी है। उसकी आंख में हम साफ साफ मौत का डर देख पाते हैं, लेकिन मैडी उसे समझाती है कि हमें दिमाग से काम लेना होगा। सबसे पहले हमें उस ट्यूब को छोड़कर उन पत्थरों पर जाना पड़ेगा ताकि एक ठोस नींव हमारे पास रहे, और वहां तक जाने के लिए हमें हाथों का इस्तेमाल करना होगा और बिना शोर किए आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते दोनों उस पत्थर तक पहुंच गए कि वो शार्क इनके ऊपर जॉर्ज के खून के छींटे मारती है। ऐसा लग रहा है वो इन्हें जला रही हो।
जिससे कि इन दोनों का मुंह उस खून से सन जाता है। पर यही नहीं, वो वेल ऊपर भी आई और हमें और इन दोनों को पता चला कि वो असल में कोई और नहीं, वही सीटो है जो कभी शांति का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन आज वो खून की प्यासी हो चुकी है। इन दोनों को पता नहीं उस क्लीनर की मौत के बाद मैनेजमेंट ने उसे छोड़ दिया। अब आपको पता ही होगा वेल कितनी समझदार होती है, कितनी दिमागदार होती है, तो इन्हें इतनी जल्दी बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा और इसीलिए इन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन वो तो लगातार कभी इनके चारों ओर कभी इनके नीचे से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो इनके पीछे जान हाथ धोकर पड़ चुकी है। अब मैडी अपने दोस्त से कहती है हमें पानी में कूदकर उस पत्थर तक पहुंचना होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। अगर इस ट्यूब के सहारा लिया तो वो बार बार हमारी रस्सी को खींचती रहेगी। लेकिन ट्रैशी इस चीज के लिए काफी डरी हुई है, उसे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जिस चीज को देखकर मैडी ने उसे समझाया अगर हमें जिंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा। वो मान गई, पानी में छलांग मारकर फौरन उस पत्थर तक जाने लगी। पीछे से मैडी उसे देखती रहती है ताकि कुछ भी हो तो वो समय पर रिएक्ट कर सके। लेकिन ट्रैशी की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई और ऊपर पहुंच गई। इसके बाद अब मैडी अपना बैग फेंकती है, लेकिन ताकत कम होने की वजह से वो पत्थर से थोड़ी दूरी पर जा गिरा। लेकिन मौका देखते उसे फौरन पानी से उठा लिया। अब बारी है मैडी जो पानी में कूदती है, पर अब सीटो की हरकतें तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो सीटो की उसे कुछ जाती दुश्मनी है, पर उसे ये करना ही होगा, इसीलिए वो फौरन पानी में कूदी और पूरी जान से आगे बढ़ने लगी। लेकिन वो तो मैडी की किस्मत अच्छी थी कि वो पत्थर पर सही समय पर पहुंच गई, वरना वो उसके मुंह में होती। दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि यहाँ वो एक हद तक सुरक्षित है। उस दौरान मैडी ने देखा ट्रैशी के पैर में एक गहरा जख्म है जिसमें से खून बह रहा है। उसने फौरन जैकेट उतारी और उस पर जख्म पर बांध दिया, क्योंकि अगर ऐसा खून बहता रहा तो वो मर सकती है। अभी नहीं, इस चीज ने यहाँ पर परेशान कर दिया है कि आखिर सीटो उस पार्क से बाहर कैसी आई। तो मैडी ने बताया कल रात उसने एक लाश देखी उस टैंक में जिसमें सीटो रहा करती। तो हो सकता है कि मैनेजमेंट ने जब इस चीज को देखा तो उन्होंने उसे छोड़ दिया हो। ट्रैशी बताती है उसका फोन जेट स्काई में था जो कि अब पानी में डूब चुका है और उसे वापस लाना नामुमकिन है। ऊपर से उनके पास खाना भी नहीं है, तो अब जिंदा रहना बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन मैडी उसे हौसला देती है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद ट्रैशी बताती है उसके पास 2 च्युइंगम है जिसे खाकर वो कुछ देर तक खुद की भूख को मिटा सकते हैं। दूसरी चीज, खुशकिस्मती से उनके पास एक प्लास्टिक बैग है जिसमें अगर वो पानी जमा करे तो 4 से 5 घंटे धूप में रख दे तो वो पीने लायक हो सकता है। ऐसा ट्रैशी ने एक जगह पर पढ़ा था। कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो, इसीलिए वो इसे भी ट्राई करते हैं। तभी इनके सामने एक शिप गुजरती है। ये सिर्फ उसे आवाज ही लगा सके क्योंकि तब तक वो जा चुकी थी, जिससे इनकी इकलौती उम्मीद टूट जाती है। कई घंटे ये हताश से भरी वहीं बैठी रहती हैं। इतने में मैडी को पानी में जॉर्ज का हाथ तैरता हुआ दिखा, उसके हाथ में एक टॉर्च थी, तो वो पानी में जाकर उस टॉर्च को ले लेती है। पूरी रात वो उसी टॉर्च के सहारे से वो सिग्नल देती रहती है। लेकिन अफसोस की सुबह हो गई और कुछ भी नतीजा नहीं निकला। अब तो चीजें बद से बदतर हो गई हैं क्योंकि इन्हें भूख लग चुकी है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है जो पानी इन्होंने रखा था वो अब पी सकते हैं। पर मैडी ने उसे थोड़ा सा पिया और बाकी का ट्रैशी को दे दिया क्योंकि वो ज्यादा जख्मी है। दोपहर हुई तो मैडी को याद आया जब वो पानी के नीचे गई थी तो जॉर्ज के हाथ से उस टॉर्च को लेने के लिए, तो उस दौरान उसे कुछ शेल नीचे देखे थे। तो अगर वो उसे लाने में सफल हो गए तो उसे खाकर हमारी भूख मिट सकती है। ट्रैशी मान गई और मैडी नीचे गई जहां उसने शेल को तोड़ना शुरू किया। लेकिन तभी वहां वही हुआ जिसका उसे डर था। सीटों की झलक उसे वहां दिख गई। इससे वो पूरी तरह से कांप गई। एकदम करीब से होकर वो उसे गुजरी, पर उसने खुद को बचा लिया और फौरन ऊपर आ गई। दोनों ने मिलकर उस शेल के अंदर के हिस्से को खाया, पर उसे खाने के बाद भी ट्रैशी को कुछ खास खुशी महसूस नहीं हुई। कुछ तो है जो चीज उसे अंदर से खाए जा रही है। इस चीज को मैडी भाप लेती है, पूछ ही लेती है कि आखिर बात क्या है। तो जाकर ट्रैशी ने एक खुलासा किया जो मैडी की उम्मीद से परे था। उसने बताया जिस रात उस कैफे में चोरी हुई वो असल में उसने ही करवाई थी। वो और रॉबर दोनों आपस में मिले थे। उन्होंने फैसला किया था कि वो आपस में पैसे बांट लेंगे। उन दिनों मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो रॉबर बंदूक लेकर आएंगे और ये सब कुछ हो जाएगा। उस घटना के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई क्योंकि तुम दोनों ही मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। मैं तुम दोनों से दूर हो गई सिर्फ अपनी वजह से। पूरे 1 साल मैंने खुद को दूर रखा, लेकिन इन सालों में मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। ये ट्रिप भी मैंने इसीलिए प्लान की ताकि मैं तुम्हारे साथ फिर से पहले जैसी हो जाऊं, तुम्हें वो सब कुछ भुलाने में मदद करूं। पर यहाँ लाकर मैंने फिर से तुम्हें मुश्किलों में डाल दिया। इतना सब कुछ जानने के बाद मैडी तो पूरी तरह से टूट जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा है जो दर्द उसे पूरी जिंदगी देता रहा उसका कारण उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। उस हादसे ने उसे सब कुछ छीन लिया जिसका दोष अब वो ट्रैशी के ऊपर डाल देती है। ये तक कह देती है कि चैट की मौत का जिम्मेदार वो है।
ट्रैशी उसे रो रो कर माफी मांगती है, लेकिन उसने अपनी हेयरिंग डिवाइस उतार दी और उसे पीठ दिखाकर बैठ गई। कुछ देर माहौल एकदम शांत रहा, लेकिन फिर हम देखें कि ट्रैशी पानी में धीरे से उतरती और मन ही मन कहा वो अब किनारे तक जाएगी ताकि मैडी की जान बचा सके, जिससे वो उसे माफ कर सके। लेकिन जब मैडी ने उसे पानी में देखा तो घबरा गई, फौरन ऊपर आने को कहा। वो उसे सिर्फ गुस्सा थी, दोस्त तो वो अभी भी उसे मानती है। लेकिन ट्रैशी उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ती गई। इतने में सीटो भी उसके पीछे आ गई तो मैडी ने अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए खुद को पानी में कूदा लिया ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। होता भी ऐसा ही है, जिससे कि ट्रैशी किनारे तक पहुंच जाती है। तभी इनके आसमान में एक प्लेन दिखता है। ट्रैशी इस दौरान SOS का साइन बनाती है ताकि पायलट उन्हें देख सके, पर ऐसा हो नहीं पाता। इससे तंग होकर ट्रैशी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कि फिर से सीटो उसके पीछे आ गई। इस चीज को मैडी ने देख लिया, इसीलिए वो उसे चिल्लाकर बताने की कोशिश करती है कि वो ऊपर हो जाए, लेकिन देर हो गई। तब तक सीटो ने उसके पैर को पकड़ लिया और खींचकर पानी में ले गई। लेकिन 1 मिनट वो वापस से ऊपर आई, लेकिन ज्यादा देर सांस ना ले पाई क्योंकि एक पैर खत्म हो चुका है और उसका खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई है। अब ट्रैशी एकदम अकेले पड़ चुकी है। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी में 2 ऐसे हादसे हो गए हैं जिसे अब भुला पाना उसके लिए नामुमकिन है। रात हो गई, अब बारिश होने लगी है, जिसके पानी को पीकर उसने प्यास को बुझाया। तभी उसने देखा पानी से बाहर आकर सीटू उसे देख रही है। उसने भी उसकी आंखों में देखा और एक चुनौती दी कि अब वो लड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। जब सब कुछ शांत हो गया तो वो धीरे से पानी में कूद गई, किनारे तक आ गई, जहां वो ट्रैशी की लाश के पास पहुंची और उसे रोते हुए कहा कि उसने उसे माफ कर दिया और आखिरी अलविदा के साथ वो उसी रेत में उसे दफन कर देती है। इसी दौरान उसकी नजर डूबी हुई जेट पर पड़ी तो वही पास में थी। उसके दिमाग में एक आइडिया है जिसे पूरा करने के लिए वापस से पानी में गई, जहां उसने जेट स्काई के टूल बॉक्स को खोला और एक नुकीले टूल के साथ वो घात लगाकर बैठ गई। 1 घंटे बाद सीटू फिर से वापस आई, जिसने मैडी को अकेला देखकर उस पर वार करने का मन बना लिया। लेकिन उससे पहले ही मैडी ने उसे उसी टूल से हमला करके बुरी तरह जख्मी कर दिया और वो वहां से भाग गई। मैडी वापस ऊपर आई और सो गई। लेकिन अगले दिन राहत की बात ये होती है कि उस SOS मार्ग के चलते जिसे ट्रैशी ने बनाया था, उसे एक रेस्क्यू प्लेन देख लेता है और फौरन उसे बचा लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अंत में ट्रैशी की खुद की मौत से मैडी को जिंदगी दी थी, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।